हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज के टारगेट 20 आउट ऑफ 20 के सेकंड पार्ट के बारे में। जैसे कि आपको पता है, टारगेट 20 आउट ऑफ 20 सीरीज हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। चाहे अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे बीएसटी हो, तीनों ही सब्जेक्ट्स में हम 1-1 मार्क्स वाले 20 ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। और ये सारे क्वेश्चन मैं ओसवाल के सैंपल पेपर में से ही आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो ओसवाल के सैंपल पेपर के थ्रू आई होप आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी है। अगर नहीं की है तो कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम की डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं और एग्जाम आने ही वाले हैं। और एग्जाम की सबसे ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन सैंपल पेपर को सॉल्व करने से ही होती है। यूं तो आप कोई भी सैंपल पेपर परचेज कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ओसवाल का ये 36 सैंपल पेपर जरूर परचेज कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स, कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, वो सारे कवर हो जाते हैं। अगर हम देखें, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, ये तो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं ही। इसके अलावा इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स, आपके ये भी सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो जाते हैं। इस सैंपल पेपर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों ही क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें आप ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, चेक करना है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हुई है, पहले से कितना इंप्रूव हुआ है। तो यहां पर आपको ना एक क्यूआर कोड स्कैनर रीडर मिलेगा, जिसको स्कैन करके आप ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा सीबीएसई का जो ऑफिशियल अभी हाल फिलहाल में सैंपल पेपर लॉन्च हुआ था ना, उसको ध्यान में रखते हुए इसका एक एक क्वेश्चन उसी चैप्टर में से उतने ही मार्क्स का वैसा ही डिजाइन किया गया है। तो इनको प्रैक्टिस करने से आपका माइंड में जो क्वेश्चन पेपर का डर है, फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखते जो आपको डर लगता है, वो नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड हो। और वैसे भी बिजनेस स्टडीज में आपकी प्रिपरेशन, रिटन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि वो पेपर थोड़ा लेंथी होता है। केस स्टडीज इतनी ज्यादा आती हैं कि आपको केस स्टडी रीड करके उनको इंटरप्रेट करना, फिर समझना और फिर लिखना मुश्किल होता है। और सच मानो, जब एग्जाम में आप बीएसटी का पेपर देने बैठते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती है, क्योंकि एक तो केस स्टडी भी समझनी होती है, दूसरा स्टडी करने के बाद उसको सॉल्व भी करना होता है। तो सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप ओसवाल के सैंपल पेपर से डिफरेंट डिफरेंट जो केस स्टडीज पूछी गई हैं, अगर उनको प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई समझने के बाद जल्दी से इसको लिखना कैसे है। आज के इस लेक्चर में हम इसी ओसवाल के सैंपल पेपर में से अपना एक सैंपल पेपर उठाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, और जो आने वाले एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास ओसवाल के सैंपल पेपर में से 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज के 1 मार्क्स वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 2020 टारगेट का ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में हम अगेन 20 क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, इफ द मैन्युफैक्चरर अचीव्स अ breakthrough by developing a car engine which can run on both petrol and diesel, and this news is covered by television or radio or newspaper in the form of news items, it would be termed as। अब यहां पर एक ऐसी इन्वेंशन की गई है जिसके अकॉर्डिंग एक ऑनर को, एक मैन्युफैक्चरर को अपनी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। न्यूज़पेपर, टेलीविजन, यानी मीडिया में ये अपने आप न्यूज फैल रही है और लोगों तक जानकारी पहुंच रही है। तो ये पब्लिसिटी है। आपको पता होना चाहिए, पब्लिसिटी में कोई भी कॉस्ट इंकर करने की जरूरत नहीं पड़ती। न्यूज या फिर एज अ मीडिया टेलीकास्ट उसको खुद ही दिखा देता है। तो पब्लिसिटी की यहां पर बात कही गई है। नेक्स्ट हमारे पास है, which decision is related to determining the amount of finance to be raised from different sources of finance। आपको पता होना चाहिए, फाइनेंशियल जो डिसीजंस हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन। इस लेक्चर में ना केवल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बल्कि क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ट्विस्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, फाइनेंसिंग डिसीजन 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है
फाइनेंशियल डिसीजन, सेकंड हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और थर्ड हमारे पास आता है डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन एक ऐसा डिसीजन है जिसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि एक बिजनेस कौन कौन से सोर्सेज से फंड्स रेज कर सकता है, आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट सोर्सेज। नेक्स्ट हमारे पास था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कहां पैसा इन्वेस्ट करना है, कहां हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से हमें ज्यादा और अच्छे रिटर्न्स आ सके। और डिविडेंड डिसीजन एक तरह से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसीजन होता है कि किस तरह हम अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना प्रॉफिट अपने पास रखेंगे और कितना प्रॉफिट एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देंगे। तो यहां पर हमें पूछ रहे हैं कि वो कौन सा डिसीजन है जिसमें हम फाइनेंस के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के बारे में पता लगाते हैं। तो मैंने अभी बताया फाइनेंशियल डिसीजन। अब एग्जाम में ध्यान रखना, फाइनेंसिंग और फाइनेंशियल डिसीजन में डिफरेंस होता है। फाइनेंसिंग डिसीजन ओवरऑल डिसीजन होता है जिसमें तीनों चीजें कंसीडर की जाती हैं, 3 डिसीजन। और फाइनेंशियल डिसीजन एक ऐसा डिसीजन है जहां पर हम केवल और केवल सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर फाइनेंशियल डिसीजन। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज द फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। यस, लास्ट में जब भी डेविएशंस आती हैं तो हम एज अ फाइनल स्टेप करेक्टिव एक्शन लेते हैं, इन विच द मैनेजर्स टेक करेक्टिव मेजर्स टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग ऑन ट्रैक। जो मैनेजर्स हैं इस स्टेप में ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे प्रॉब्लम्स, डेविएशन सॉल्व की जा सके। समटाइम्स इवन आफ्टर बेस्ट एफर्ट, इफ डेविएशंस कैन नॉट बी करेक्टेड देन व्हाट शुड बी डन। इतने सारे करेक्टिव एक्शंस लेने के बाद भी अगर आप अपना स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पा रहे हो तो क्या करें? स्टैंडर्ड्स को रिवाइज किया जाए, या फिर अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जाए, या फिर कंपनी ही बंद कर दी जाए, या फिर कुछ भी ना किया जाए। ऑब्वियसली हमें हमारे स्टैंडर्ड्स रिवाइज करने चाहिए, क्योंकि आपको पता है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी चीजें हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है, जो बिजनेस के स्टैंडर्ड्स को अफेक्ट करता है। हो सकता है कि जब स्टैंडर्ड्स बिजनेस ने बनाए हों तो वो अचीवेबल हों, लेकिन बाद में वो अचीवेबल ना रहे हों, स्टैंडर्ड्स फिजिबल ना हो, तो इसलिए स्टैंडर्ड्स को हमें रिवाइज करना पड़ता है। हमेशा हम स्टैंडर्ड्स सेम नहीं रख सकते, कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें हमारे स्टैंडर्ड्स रिवाइज करने पड़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, रिवाइज द स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास है, एक पिक्चर शो कर रहे हैं और इस पिक्चर को देखते हुए हमें पता लगाना है कि कौन से इन्वायरमेंट को यहाँ पर हाईलाइट किया गया। तो आप देख सकते हो कि कुछ पब्लिक है, कुछ वर्कर्स तो नहीं, हम इसे कह सकते पब्लिक है, जो रोड के ऊपर एक तरह से गवर्नमेंट का विरोध कर रही है, पॉलिटिकल है ना, इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को ज्यादा शो कर रही है। पब्लिक एरिया कैसे पता चला? क्योंकि आप देख सकते हो ये एक पब्लिक एरिया ही है, कोई रोड पे है या फिर कोई फैक्ट्री के बाहर खड़ा, ऐसा हमें नहीं दिख रहा। अगर फैक्ट्री के बाहर खड़ा होता तो ये वर्कर्स की स्ट्राइक हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा सच कुछ हमें नहीं दिख रहा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। अगर आपको कुछ लगता है हिंट तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्या हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग ये पब्लिक इन्वायरमेंट का ही, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का इफेक्ट ही शो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, चूजिंग द मोस्ट सुटेबल पर्सन फ्रॉम द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इज कॉल्ड एज। आपको पता है स्टाफिंग के प्रोसेस में रिक्रूटमेंट करना एक पॉजिटिव स्टेप होता है। एक पॉजिटिव स्टेप इसलिए होता है क्योंकि उसमें हम ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को, ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को, होने वाले एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं कि आओ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई तो करो। तो इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ते ही जाते हैं जिन्होंने अप्लाई किया होगा, इसलिए ये पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन सिलेक्शन जो होता है वो एक नेगेटिव स्टेप होता है, क्योंकि इस स्टेप में हम रिक्रूट किए गए, अप्लाई किए गए वर्कर्स को धीरे धीरे कम करते रहते हैं ताकि हम एक बेस्ट चूज कर सकें, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सो बताओ इस स्टेप में, इस पॉइंट में किस चीज को हाईलाइट किया गया है? चूजिंग द मोस्ट सुटेबल, यानी कि सिलेक्शन। हम एक ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करना चाहते हैं जो सुटेबल है,
राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब की बात हो रही है, तो सिलेक्शन प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 6th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन शोइंग द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में था और जो अब 2019 में आया है, इसके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस आपको यहां पर पता लगाना है। There was a no provision for product liability in 1986, but there is a provision for product liability in 2019। क्या ये इसका आंसर है? Yes, बिल्कुल सही। आपको पता होना चाहिए 2019 और 1986 में सबसे बड़ा डिफरेंस यही था। 1986 में प्रोविजन हम कोई भी क्रिएट नहीं करते थे। प्रोविजन का मतलब समझते हो ना, प्रोविजन फॉर डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट आपने सुना होगा अकाउंट्स में। प्रोविजन का मतलब होता है अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा साइड पे निकाल के रखना, फ्यूचर नॉन लायबिलिटीज को बेयर करने के लिए, फ्यूचर में होने वाली ऐसी गलतियों को बेयर करने के लिए जिसके बारे में हमें पता है कि कभी ना कभी तो ये लायबिलिटी आएगी, इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए हम क्यों ना अभी से ही उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा प्रॉफिट में से निकाल के साइड पे रखते जाएं, उसको प्रोविजन कहते हैं। तो 1986 के एक्ट में गवर्नमेंट ने ऐसी कोई प्रोविजन बनाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट कहती है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जिसने भी प्रोडक्ट सेल किया है, उसको प्रोडक्ट के लिए एक प्रोविजन बनानी चाहिए, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा साइड पे निकाल के रखना चाहिए, ताकि अगर किसी भी कारण प्रोडक्ट के यूसेज से कस्टमर को कोई दिक्कत आती है तो उस प्रॉफिट से पैसा निकाल के उस पर्सन को दिया जा सके जिसको यूसेज के कारण दिक्कत आई है। सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन, कमल लिमिटेड एक कंपनी है, गिव्स ड्यू वेटेज टू द परक्विजिट्स, परक्विजिट्स मतलब पर्क यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो कमल लिमिटेड जो है वो अपने वर्कर्स को परक्विजिट्स देती है, बेनिफिट्स देती है, जॉब में प्रेस्टीज एक स्टेटस सिंबल देती है। क्यों? ताकि उनकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाइड रहे, उनकी साइकोलॉजिकल, सोशल और एस्टीम नीड पूरी होती रहे और वो बिजनेस को छोड़ के ना जाए। तो बताओ यहां पर किस इंसेंटिव की बात कही गई है? ऑब्वियसली परक्विजिट्स देना, जॉब प्रेस्टीज बनाए रखना, उसका स्टेटस बनाए रखना की बात हो रही है। अब यहां पर बहुत सारे कहेंगे परक्विजिट्स तो परक्विजिट्स, नहीं भाई, यहां पर मेन हाईलाइट है प्रेस्टीज ऑफ द जॉब, उसका स्टेटस सिंबल बनाए रखना। तो स्टेटस की बात यहां पर कही गई है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन हमारे पास है, देवी हैज 2 प्रोजेक्ट्स पी एंड क्यू इन हैंड। सो 2 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट पी और क्यू, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन प्रोजेक्ट पी अगर हम यूज करते हैं, उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें रिटर्न्स आएंगे 20%, लेकिन अगर हम क्यू प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाते हैं तो हमें रिटर्न्स आएंगे 15%। तो बताओ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सेम लेवल ऑफ रिस्क में कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए? अब ये तो इजी क्वेश्चन था, ऑब्वियसली पी, क्योंकि रिस्क सेम होने के बावजूद नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमें ज्यादा रिटर्न पी से मिल रहा है, तो हम पी को ही सिलेक्ट करेंगे ना, हायर रिटर्न। रिटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा एक प्रोजेक्ट जिसमें कॉस्ट कम हो, रिटर्न ज्यादा हो, रिस्क माइन्यूट सा भी हो, तो वो हम सिलेक्ट करते हैं। लेकिन यहां पर तो सिंपल सिंपल कह दिया ना कि रिस्क सेम है, तो बताओ किसको सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली जिसके रिटर्न ज्यादा है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन हमारे पास है, द गवर्नमेंट इज पुटिंग एफर्ट्स टू स्विच ऑल द व्हीकल्स इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2030। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि आने वाले 2030 तक, अब ये कर रही है कि नहीं एक्चुअल में हमें नहीं पता है, ये एक केस स्टडी है, ट्राई कर रही है गवर्नमेंट की 2030 तक हम ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ सके, पेट्रोल डीजल का यूसेज कम कर दे, क्योंकि एक तो वो पॉल्यूशन भी करते हैं, दूसरा वो खत्म होने के कगार पर भी आने वाले हैं। सो मेनी कंपनीज सच एज मारुति सुजुकी, निट मोटर्स, हिंडाई मोटर्स, टाटा मोटर्स, उन्होंने प्लान करना स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के मॉडल्स बनाना शुरू कर दिए। बताओ यहां पर कौन से प्लान की बात हो रही है? ऑब्वियसली स्ट्रेटेजी, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है एक कंप्लीट एक्शन प्लान बनाना, कंप्लीट एक्शन प्लान बनाना।
फ्यूचर में होने वाली दिक्कत को समझते हुए अभी से उसके लिए तैयार हो जाना, अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, ये सब स्ट्रेटेजी का पार्ट है। सो इट इज द स्ट्रेटेजी। ये कौन सा प्लान है? ये स्ट्रेटेजिकल प्लान है। 10th, one of the common irregularities noticed by the Security and Exchange Board of India, SEBI की बात हो रही है, आपको पता होना चाहिए। SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बेसिकली एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, लेकिन जब ये एस्टेब्लिश हुआ था तब ये सिर्फ वॉच डॉग था। वॉच डॉग मतलब सिर्फ देख सकता था, भौंक नहीं सकता था, कोई एक्शन, कोई अथॉरिटी नहीं थी इसके पास। बाद में फिर 1992 में जब बहुत बड़े बड़े स्कैम्स सामने आने लगे तब इसको प्रॉपर अथॉरिटी दी गई, पावर दी गई कि ये एक्शन भी ले सके। सो उसकी बात हो रही है। सो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज वाज दैट इट वाज डीलिंग विद अनरजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। तो सेबी ने एक अपनी कंडक्ट की इंक्वायरी, तो उसमें उसको पता चला कि बहुत सारे सब ब्रोकर्स हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। तो बताओ यहां पर सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज के कौन से फंक्शन को हाईलाइट किया गया? बेसिकली सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 3 ही फंक्शन है, रेगुलेट करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और डेवलपमेंट करना। तो यहां पर रेगुलेटरी फंक्शन को हाईलाइट किया गया है। सेबी का रेगुलेटरी फंक्शन क्या होता है? किसके जो ब्रोकर्स हैं, जो सब ब्रोकर्स हैं, उनको चेक करना, टाइम टू टाइम देखना कि कहीं वो किसी फ्रॉड में तो इन्वॉल्व नहीं है, उनके वर्क को मॉनिटर करना। तो अनरजिस्टर्ड ब्रोकर्स के बारे में उनको पता चला किस फंक्शन के थ्रू? उनके रेगुलेटरी फंक्शन के थ्रू। सो 10 क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर बनता है, कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स एज द मैकेनिज्म फॉर द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। सही है, आपको पता होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट में कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वहां पर प्राइस डिसाइड हो जाता है। तो अगर ये हमारी डिमांड कर्व है, ये हमारी सप्लाई कर्व है, जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम पर आते हैं वहां पर प्राइस डिसाइड हो जाता है कि इस प्राइस पे ये सिक्योरिटी बिकेगी। तो ये सही कह रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज वाज अ मैकेनिज्म और वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आइडेंटिफाई द रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। तो बताओ स्टॉक एक्सचेंज का कौन सा फंक्शन यहां पर हाईलाइट किया गया? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। हाँ, ये तो सही है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, यस। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये एप्रोप्रिएट आंसर है क्योंकि यहां पर हम वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। हाईलाइटिंग पॉइंट आपका क्या है? दिस वन, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। So valuation of securities मतलब प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट 1, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क दैट हैज टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान्स। आपको पता है ना, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करना मतलब पता लगाना कि किस नेचर का वर्क हमें परफॉर्म करना है, कौन कौन से डिफरेंट वर्क्स हम परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट वर्क्स। और आइडेंटिफाई करने के बाद वर्क को डिवाइड करना, क्योंकि स्मॉल टास्क जल्दी परफॉर्म होते हैं। तो जो बड़े बड़े वर्क्स हैं उनको डिवाइड करना किसमें? स्मॉल टास्क में। तो ये पहली स्टेटमेंट ट्रू है, यस इट इज ट्रू। आगे हमें कह रहे हैं आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। यस, ये फर्स्ट स्टेप होता है। इस फर्स्ट स्टेप के बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन सेकंड स्टेप किया जाता है, ऐसे सोन थर्ड फोर्थ स्टेप भी होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें? बोथ दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैच द कॉलम हमें करने। सेलिंग कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें सिर्फ इतना डिसाइड किया जाता है कि प्रोडक्ट बेच दो, और बिकेगा कैसे? हम बनाएंगे तो बिकेगा। यानी सेलिंग कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली अ सेल्स ओरिएंटेड प्रोसेस। फर्स्ट हमारे पास आना चाहिए थर्ड। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचा तो सिर्फ अकेला भी। तो यही आंसर है। चलिए आगे भी एक बार मैच कर लेते हैं।
मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें कस्टमर ओरिएंटेड रहना चाहिए, कस्टमर की जरूरत को पूरा करना चाहिए। सोशलिस्टिकल कॉन्सेप्ट स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचता है, और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट न्यू प्रोडक्ट्स, उनकी इनोवेशन, उनके इंप्रूवमेंट के बारे में सोचता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको एक चेक करके ही सबका आंसर मिल जाता है, सारे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन, डैश इज मैनिपुलेटिंग द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देयर प्राइसेस। ऑब्वियसली प्राइस ड्रैगिंग। प्राइस ड्रैगिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू जो कंपनीज हैं वो अपने प्राइस को बढ़ा और कम कर सकती हैं, फ्लक्चुएट कर सकती हैं। सडनली डिमांड बढ़ा देना, प्राइस बढ़ जाना, सडनली डिमांड गिरा देना, प्राइस कम कर देना। सो प्राइस ड्रैगिंग। नेक्स्ट हमारे पास है 15th क्वेश्चन, डैश इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस। अब यहां पर रूलिंग आउट अगर कहा जाए, एलिमिनेट किया जाए, तो फाइनेंशियल एनालिसिस जैसा कुछ नहीं है, बजटिंग जैसा भी कुछ नहीं है, बचे दो, फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ओवरऑल हेड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना मतलब ना केवल फाइनेंस की यूसेज के बारे में, बल्कि कैसे उसको संभाल के रखना है इसके बारे में भी सोचना। अब फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल प्लानिंग, so it is wider in concept. Financial planning is a part of financial management, so it is a narrow concept. और उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग में हम तो सिर्फ प्लान करते हैं कि फंड को यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज, लेकिन इसमें हम फंड कहां से रेज करना है, कहां यूज करना है, कैसे उसको संभाल कर रखना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारे डिसीजंस लेते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो यहां पर प्रोक्योरमेंट और यूसेज दोनों आई है ना, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बारे में गलत जानकारी कौन सी है? इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, यस, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज करने में तो मदद करता है ना, तो ये ट्रू है। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड, यस, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्यूरेसी है या नहीं है। इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, यस, जब हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, टाइम टू टाइम वर्कर्स को चेक कर रहे हैं, तो कंट्रोलिंग ऑर्डर और डिसिप्लिन को भी मेंटेन करता है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं, यही फॉल्स है। रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट नहीं, प्रॉपर यूज करने के बारे में कंट्रोलिंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन, XYZ company offers its director certain benefits such as car, housing, medical facility, etc. Apart from basic salary. बेसिक सैलरी के अलावा डायरेक्टर को बहुत सारी एक्स्ट्रा पर्क्स मिल रहे हैं। पर्क्स मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो बताओ यहां पर कौन सा इंसेंटिव हाईलाइट किया गया है? मैंने अभी बता दिया आपको, पर्क्विजिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। स्टॉक ऑप्शन तो नहीं है, उसको स्टॉक्स नहीं दिए गए, कोई बोनस नहीं दिया गया, बोनस मतलब इन द फॉर्म ऑफ मनी, और ना ही उसकी जॉब में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, बस उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सो इट इज पर्क्विजिट। 18th क्वेश्चन, पीपल आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही है, ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स। अदर एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा बिकेम्स प्रोडक्टिव ओनली व्हेन पीपल यूज देम प्रॉपर्ली। यस, अगर ह्यूमन बीइंग्स उसको प्रॉपर्ली यूज नहीं करेंगे, लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी को, तो कुछ भी सही ढंग से हो ही नहीं पाएगा। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन बिलो। इट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के किस फंक्शन को यहां पर हाईलाइट किया गया? ऑब्वियसली जहां पर वर्कर्स की बात आती है वहां पर हम स्टाफिंग की ही बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 19th क्वेश्चन। सो 19th क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस इज नॉट लाइकली टू बी लो। फिक्स्ड कैपिटल कब कम नहीं होगी, मतलब कब ज्यादा जरूरत होगी हमें फिक्स्ड कैपिटल की? नंबर 1, व्हेन द रॉ मटेरियल इज इजीली अवेलेबल। रॉ मटेरियल तो हमारा वर्किंग कैपिटल में आता है, तो ये तो ऑप्शन ही रूल आउट हो गया। व्हेन द लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक इज यूज्ड, नहीं, जब हम लेबर इंटेंसिव यूज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीन से यूज ही नहीं कर रहे, तो फिर हमें ज्यादा कैपिटल चाहिए ही क्यों? व्हेन द लेवल ऑफ कोलैबोरेशन इज लो। कोलैबोरेशन मतलब दूसरे बिजनेस के साथ तालमेल के साथ काम करना।
जब हमारा लेवल ऑफ कोलैबोरेशन कम होगा, हम किसी बिजनेस के साथ तालमेल नहीं रख रहे, हम अकेले इंडिविजुअली अपना खुद काम करना चाहते हैं, सारी चीजें खुद रेस करना चाहते हैं, सारी मशीन, लैंड, बिल्डिंग सब खुद लेना चाहते हैं, तब फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अरेंजिंग द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको सिलेक्शन प्रोसेस के सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। तो मैं पहले स्टेप्स लिख लेता हूं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब है कि सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशंस को, और एप्लीकेशंस में डिग्री, क्वालिफिकेशन, जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो पर्सन सूटेबल नहीं होता ना, उसकी एप्लीकेशन को ही हम रिजेक्ट करके बाहर निकाल देते हैं। तो स्क्रीनिंग करना सबसे पहले। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है सिलेक्शन टेस्ट। स्क्रीनिंग में अगर वो पास हो चुके हैं, वो एप्लीकेबल हैं, उनके पास वो डिग्री भी है, क्वालिफिकेशन भी है, नॉलेज भी है, तो हम उनका सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं। और इस सिलेक्शन टेस्ट में आपको पता है 4 या 5 तरह के अलग अलग टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, नॉलेज टेस्ट, इंटेलिजेंसी टेस्ट वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अगर उसने सिलेक्शन प्रोसेस सारा, सिलेक्शन टेस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, फेस टू फेस इंटरेक्शन करने के लिए। उससे इंटरेक्शन करने के बाद हम उसकी रेफरेंस पूछेंगे कि भाई आपको यहाँ के बारे में किसने बताया। फिर हम उसका बैकग्राउंड चेक भी करेंगे कि आप पहले काम कहाँ करते थे, वो जॉब क्यों छोड़ी, क्या रीजन था। देन इसके बाद सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा कि क्या हम इसको सिलेक्ट करें। आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो नेगेटिव प्रोसेस होता है। हर स्टेप में हमारे वर्कर्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। सिलेक्शन डिसीजन के बाद जिसको हमने सिलेक्ट किया है, 4 या 5 होंगे, हम उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन में जो पर्सन सूटेबल होगा, ऑब्वियसली हम उसको अगले राउंड में लेके जाएंगे, हम उसको जॉब ऑफर करेंगे। और अगर वो पर्सन जॉब एक्सेप्ट कर लेता है तो हम उसके साथ फाइनली कॉन्ट्रैक्ट करके बिजनेस उसके साथ कर सकते हैं, मतलब उसको एज ए एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेप सही रहेगा? पहले प्रिलिमिनरी, यस, उसके बाद सिलेक्शन, फिर एम्प्लॉय इंटरव्यू, फिर बैकग्राउंड चेक। तो ये क्वेश्चन तो हमें सीधा सीधा पूछ लिया, सारे स्टेप सीक्वेंस वाइज दे दिए, 1 2 3 4, सॉरी। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होगा? 1 2 3 4 यानी कि बी। सारे स्टेप्स जो है वो लाइन वाइज है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने डिस्कस किए। वीडियो अगर अच्छे लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा।